नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो एनसीईआरटी की इतिहास सब्जेक्ट की 12वीं की क्लास चल रही थी, आज उसमें हम लोग दूसरे चैप्टर को विस्तार पूर्वक देखेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, जिसमें हम लोग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के इतिहास को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रारंभिक राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाओं के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। प्रारंभिक राज्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग अशोक के विषय में विस्तार पूर्वक हम लोगों को जानना चाहिए, किस प्रकार से अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें जेम्स प्रिंसेप का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, इनके विषय में भी हमें जानना चाहिए। जेम्स प्रिंसेप जो हैं यह ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, जिनका प्रयोग आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। यानी अशोक के समय के जो अभिलेख थे, चाहे वे सिक्के हों या फिर कोई भी स्तंभ पे या फिर पत्थरों पे लिखे गए अभिलेख थे, तो उनके विषय में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के जो शब्द लिखे गए थे उनके विषय में जेम्स प्रिंसेप ने बढ़िया से अध्ययन किया और दोनों में साम्यता जो थी उसको भी इन्होंने दिखाया। साथ ही साथ उन लिपियों में जो लिखे गए शब्द थे उनके अर्थ को भी इन्होंने समझाया। प्रिंसेप ने पाया कि अधिकांश अभिलेखों पर पियदस्सी, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, जिसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी सुंदर चेहरे वाला राजा का नाम लिखा है। यानी जितने भी अभिलेख उस समय के जेम्स प्रिंसेप ने अध्ययन किया जिन अभिलेखों का, उसमें इन्होंने एक कॉमन शब्द पाया जो था पियदस्सी, जिसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। अशोक से इसकी पहचान किस प्रकार से की गई? कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अब देखिए, जब जेम्स प्रिंसेप को पियदस्सी के विषय में जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी साम्यता भारत के सम्राट अशोक से न करके श्रीलंका के शासक से कर दी। ठीक, तो यहीं पर उनको कन्फ्यूजन था। उन्होंने अर्थ तो निकाला था सही इस अभिलेख का, परंतु जो साम्यता स्थापित की कि पियदस्सी नाम का जो राजा है उसको सम्राट अशोक को न मान करके श्रीलंका के एक राजा को उन्होंने पियदस्सी के रूप में माना। परंतु बाद में एक इतिहासकार होते हैं टर्नर पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने इस पियदस्सी और राजा अशोक के विषय में साम्यता स्थापित की। उन्होंने बताया कि जो जेम्स प्रिंसेप ने पियदस्सी के नाम की चर्चा की है वह कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक ही हैं। ठीक, इस अध्ययन से, इस खोज से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक सुसंगत दिशा मिली, जिससे प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों का पुनर्निर्माण संभव हुआ। ठीक, इसके पहले बहुत ज़्यादा इतिहास के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। विभिन्न प्रकार के पुराणों के अध्ययन के द्वारा ही हम इतिहास में राजाओं तथा उनकी वंशावलियों को समझ सकते थे, परंतु यह खोज बहुत बड़ी मानी जाती है क्योंकि यहीं से सम्राट अशोक के विषय में पूरा इतिहास निकल कर सामने आता है। अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी एक शब्द इसमें आता है एनसीईआरटी में, इसको भी समझ लेना चाहिए। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। ये पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। यानी ऐसे अभिलेख जो मिट्टी या फिर पत्थर या फिर किसी धातु पर कोई भी शब्द लिखा गया हो किसी भी लिपि में, उसके अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। आगे देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कि एक परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि इस समय आप देखोगे गंगा घाटी में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे नगरों का विकास हो रहा है। साथ ही साथ यही नगर बाद में, जो छोटे छोटे नगर हैं, बाद में बड़े नगरों का आकार ले रहे हैं, जिसमें आप देखोगे कि मगध जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है बाद में। ठीक, तो आरंभिक राज्यों का उदय, इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। अब देखिएगा, मगध
जो क्षेत्र है या फिर गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहे के यानी धातुओं की बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर खोज की जाती है। ठीक, खास करके जो मगध का उत्कर्ष होता है, यह इसीलिए यहाँ पर इसके उत्कर्ष का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ पर जो लोहे की धातुएं हैं यानी लोहा जो है बहुत बड़े पैमाने पर मिलता था, जिसका प्रयोग मिट्टी के हल बनाने में होता था, जिससे बढ़िया से खेती की जा सकती थी, यानी खेतों की जुताई की जा सकती थी गहराई तक, जिससे वहाँ पर उपज बहुत बढ़िया होती थी। साथ ही साथ इस लोहे का प्रयोग विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बनाने में होता था, जिससे एक तो यह लोग अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक रूप से विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन करके आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ यह युद्ध की नवीन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके भी सैन्य रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। तो इसीलिए आप देखोगे 16 महाजनपदों में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मगध जो है एक सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है। 16 महाजनपद बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो यहाँ भी यह जानना होगा कि बौद्ध एवं जैन धर्म जो है उसके जो विभिन्न ग्रंथ हैं, अगुत्तर निकाय, ठीक, महावंश की टीका जो है, तो यहाँ पर 16 महाजनपदों के विषय में विस्तार पूर्वक हमें देखने को मिलता है, जो कि गंगा घाटी और एक जो महाजनपद था असमक, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था महाराष्ट्र के पास में, और एक गंधार यानी अफगानिस्तान वर्तमान समय में वहाँ पर था। तो इस प्रकार से जो प्रमुख महाजनपद थे उनमें वज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम मिलते हैं। ठीक, तो यह जितने भी नाम मैंने बताए यह प्रमुख महाजनपदों की श्रेणी में आते थे। शासन प्रणाली की अगर हम बात करेंगे इन महाजनपदों में, तो यहाँ पर अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का एक समूह शासन करता था। यानी अधिकांश जो राज्य थे वहाँ पर राजतंत्र की प्रणाली, शासन की प्रणाली अपनाई जाती थी, यानी वहाँ पर राजा का शासन होता था। परंतु कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें गण और संघ नामक प्रसिद्ध राज्य गण एवं संघ नामक इकाइयों से वहाँ पर शासन की प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसमें जो शासन का कार्यभार है वह शासकों, सिर्फ एक शासक नहीं, वहाँ पर कई व्यक्ति मिलकर के एक समिति के माध्यम से उस राज्य का पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे। ठीक, इसी प्रकार से प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। ठीक, तो इसी प्रकार जब आप मगध को देखोगे तो राजगृह जो है पहले जो यहाँ की राजधानी थी, तो विभिन्न प्रकार के जितने भी महाजनपद थे इनकी एक राजधानियाँ होती थी, और राजधानी की सुरक्षा के लिए उसकी किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी आज की तरह पत्थर या फिर ईंटों से नहीं होती थी, बल्कि जैसे मगध की आप बात करोगे या राजगृह की, तो वहाँ पर आपको लकड़ी से पूरा बड़ा एक राजमहल मिला है, लकड़ी से बना हुआ, जिसमें लकड़ी की बाड़ से पूरा किलेबंदी की जाती थी, मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी। ठीक, और कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का भी प्रयोग होता था, परंतु वर्तमान समय की तरह जो किलेबंदी होती ऐसे नहीं होता था। ठीक, आगे देखते हैं मगध का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि दो कारण मैंने बताए थे, एक तो कृषि की जो उपज है वहाँ पर ज़्यादा है, दूसरा लोहे की खदानें मिल रही थी। तो कृषि की उपज से आर्थिक रूप से, लोहे की खदानों से सैन्य रूप से, और हाथी सेना बगल में ही पूरा मगध साम्राज्य जो है बगल में ही उड़ीसा और बिहार जो प्रांत था उस समय, यहाँ पर हाथियाँ बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती थी। तो इससे इन हाथियों का भी प्रयोग सैन्य रूप से किया जाता था। साथ ही साथ गंगा जो नदी थी, उधर से ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा और जो अन्य नदियाँ थी, इनसे व्यापार किया जाता था। तो इस प्रकार से मगध की जो स्थिति है वह बहुत ही सामरिक महत्व की स्थिति थी। ठीक, तो सामरिक रूप से वह सशक्त था, इसकी वजह से उसका उत्कर्ष हमको देखने को मिलता है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। शक्ति के क्या कारण थे? विशेष रूप से अच्छी कृषि उपज, दूसरा आधुनिक झारखंड में लौह खदानों की सुलभ उपलब्धता, तीसरा सेना के लिए जंगली क्षेत्रों से हाथी की उपलब्धता, चौथा गंगा और उसकी उपनदियों से सस्ता एवं सुलभ आवागमन जो कि व्यापार में प्रयोग
होता था। ठीक, तो यह कारण थे। कई ऐसे शासक हुए जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से भी मगध का उत्कर्ष हुआ, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजाओं, उनके मंत्रियों की नीतियों की वजह से भी मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक, तो जो मगध साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में इसकी नींव रखी थी, इसकी स्थापना की थी, जो कि वर्तमान समय के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इसका पश्चिमी जो सीमा मानी जाती है। मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो ऐतिहासिक स्रोत मौर्य प्रशासन के विषय में जो हमें जानकारी प्रदान करते हैं, उनमें मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है। अर्थशास्त्र को यहाँ पर ध्यान में रखना, नाम है अर्थशास्त्र, परंतु इसमें जो विषय है वह राजनीति से संबंधित है। ठीक, यानी आर्थिक रूप से इसमें जो वर्तमान समय में अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करते हैं, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के विषय में बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, परंतु इसमें आर्थिक क्षेत्र के विषय में बहुत कम बातें हैं, अधिकांश बातें राजनीति शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। और जैन और बौद्ध ग्रंथ तथा अशोक के अभिलेख इस काल के प्रमुख स्रोत हैं, जो ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं, जिनसे हम इस समय के यानी मौर्य काल की प्रशासनिक और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं और नीतियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रशासनिक केंद्रों की अगर हम बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में विभाजित था। एक था पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। ठीक, पाटलिपुत्र राजधानी थी और इसके 4 प्रांतीय केंद्र थे। मुख्य कौन था? पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी थी। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी पूरे मौर्य साम्राज्य में अच्छे से प्रशासन जो है सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए प्रांतीय केंद्र बनाए गए थे, जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी थे। ठीक, सैन्य संचालन की अगर हम बात करेंगे तो मेगस्थनीज, जो कि इंडिका के लेखक हैं, यह लिखते हैं कि सैन्य गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का इन्होंने उल्लेख किया है, जो नौसेना, यातायात, पैदल सैनिकों, अश्वारोहियों, रथारोहियों और हाथियों का संचालन करती थी। ठीक, यानी सैन्य गतिविधियों के लिए एक समिति थी, उसमें 6 उप समितियाँ थी। ठीक, एक समिति, उसमें 6 उप समितियाँ थी, जो विभिन्न प्रकार की नौसेना हो या अश्वसेना हो, पैदल सेना हो, रथारोही हो, इनकी गतिविधियों का संचालन करती थी। अशोक के धम्म की बात करेंगे तो अशोक ने अभिलेखों द्वारा धम्म का प्रचार किया। इसमें बड़ों का आदर, ब्राह्मणों व सन्यासियों के प्रति उदारता, सेवकों व दासों से उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों का आदर शामिल था। तो यह जो अशोक का धम्म है वह, उसमें हम लोग देखते हैं कि बड़ों का आदर किया जाए, ब्राह्मणों एवं सन्यासियों के प्रति उदारता रखी जाए, सेवकों और दासों से उदार व्यवहार किया जाए, और साथ ही साथ दूसरे जो विभिन्न प्रकार के उस समय के धर्म हैं उनका भी समान रूप से आदर व्यवहार किया जाए। इस धम्म के प्रचार के लिए जो अशोक ने इन धम्म की नीतियों को साम्राज्य में लागू किया, उसके प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रशासन के 5 केंद्र थे, एक पाटलिपुत्र और 4 उप प्रांत जो उसके थे अशोक के समय। साथ ही साथ विभिन्न प्रांतों में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती है अशोक के द्वारा, जो विभिन्न प्रांतों में जाकर के अशोक की धम्म की नीतियों के विषय में लोगों को यानी जनता को बताते थे। आगे देखते हैं मौर्योत्तर काल, नवीन राजवंश और राजधर्म। अब देखते हैं दक्षिण भारत के सरदार जो हैं, दक्कन और दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड जैसी सरदारियों का उदय हुआ, जो समृद्ध एवं अस्थायी सिद्ध हुई। यानी जिस समय मौर्य काल का पतन हो रहा था, उसी समय हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड जैसे नवीन राजवंशों का भी उदय हो रहा था। इसी समय सातवाहन एवं शक जो हैं, मध्य एवं पश्चिम भारत में सातवाहन और मध्य एशियाई मूल के शक शासकों ने लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाया। यानी यह लोग भी बड़े बड़े प्रशासनिक केंद्र स्थापित कर रहे हैं और बड़े बड़े राज्यों पर अधिकार कर रहे हैं, तथा
भारत से चीन और भारत से अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अन्य देशों में जाकर के व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हैं। कुषाण एवं देवतुल्य राजा, यानी इस समय एक मुख्य शासक कुषाणों की तरफ से आता है, जिसका नाम आप बाद में देखोगे। इसमें लिखा गया है कि कुषाण शासकों ने स्वयं को देवपुत्र, यानी इनकी उपाधि थी कुषाणों की देवपुत्र, जो कि उपाधि थी देवता का पुत्र, जैसी उपाधियों द्वारा देवतुल्य प्रस्तुत किए। यानी चीन के जो विभिन्न प्रकार के शासक हुए हैं वे अपने आप को देवता का पुत्र कहते थे। चूंकि कुषाण भी उसी तरफ से आए हुए थे, तो यह लोग भी जब शासक बनते हैं, चाहे विम कडफिसेस हो या फिर कनिष्क को आप बाद में देखोगे, तो यह लोग जब आते हैं तो इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, जिसमें देवतुल्य स्वयं को कहा है, यानी देवपुत्र स्वयं को कहा है, यानी वह देवता के पुत्र हैं। यह चीनी शासकों से प्रेरित हो सकता है जो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। ठीक। गुप्त साम्राज्य फिर आप बाद में देखोगे, यानी मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर। दक्षिण भारत में कई चोल, चेर, पांड जैसे नवीन राजवंश, फिर सातवाहन और शक को देखोगे आप। फिर कुषाणों के बाद फिर गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और प्रशस्तियों, राजा की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक। प्रशस्ति किसे कहा जाता है? राजा की प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख हैं, चाहे वह मुद्रा पे लिखे गए हों या किसी स्तंभ पे लिखे गए हों, दीवार पे लिखे गए हों या किसी ताम्रपत्र पर लिखे गए हों, तो जो प्रशंसा पे लिखे गए वही प्रशस्ति कहलाती है। इसी में एक प्रशस्ति आती है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन करते हैं, समुद्रगुप्त की है। ठीक। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसके लेखक हैं हरिसेन, यह इसमें समुद्रगुप्त द्वारा विभिन्न प्रकार की जो व्यापारिक या फिर सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे थे और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं की गई थी, उसके विषय में यहाँ पर जो प्रयाग में प्रशस्ति लिखी हुई है हमें देखने को मिलती है। इसी समय गुप्त साम्राज्य जब स्थापित होता है तो उसके बाद गुप्तोत्तर काल में लगभग सामंतवाद का उदय होता है। इस काल में कई बड़े बड़े साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, जो शासकों को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। यानी सामंत कौन होते थे? बड़े बड़े क्षेत्रों के मालिक होते थे या सरदार होते थे, जो अपने राजाओं के अधीन रहते हुए, यानी राजाओं के अधीन तो थे परंतु अपना व्यापक रूप से वह शक्ति का प्रयोग करते थे, अपने पूरे क्षेत्र में राजस्व की वसूली करते थे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो मेन राजा होता था उसको सैन्य सहायता उपलब्ध करवाते थे। ठीक। तो इन्हीं को सामंत कहा जाता है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यह तो हो गया नगरों की बात। अब हम देखते हैं गांव में क्या परिवर्तन हो रहे थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ईस्वी पूर्व तक। नगरों में तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के नए नए नगर, जैसे कि 16 महाजनपद, मगध का उत्कर्ष हो रहा है, राजा बदल रहे हैं, नवीन राजवंश स्थापित हो रहे हैं और उत्पादन की नई तकनीकें, युद्ध की नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है, किलेबंदी हो रही है नगरों की। परंतु यह तो राजाओं का इतिहास हो गया, नगरों का इतिहास हो गया। गांव में क्या परिवर्तन हो रहे हैं यह भी हमें एनसीईआरटी से पता चलता है। गंगा कावेरी की घाटियों में लोहे के फाल वाले हल का प्रचलन शुरू हो गया। तो मैंने बताया पहले लकड़ी के जो हल होते थे उनसे जुताई होती थी, तो गहराई तक जुताई नहीं हो पाती थी, इसलिए फसल की उपज भी कम होती थी। परंतु जब लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा जुताई में, तो अधिक गहराई तक जुताई होने से जो मिट्टी का उपजाऊपन है वह नीचे से ऊपर आता था। इसकी वजह से वह मिट्टी पूरी उपजाऊ हो जाती थी, जिससे अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन होता था। कुछ क्षेत्रों में धान की रोपाई की नवीन तकनीकों का विकास होने लगा। ठीक। कुओं, तालाबों और नहरों द्वारा सिंचाई का प्रयोग भी होने लगा। ग्रामीण समाज में ठीक यह तो हो रहा था, परंतु इसके साथ ही साथ ग्रामीण समाज में हम विभिन्न प्रकार के मतभेद और विभिन्नताएं भी देखते हैं। भूमिहीन खेतिहर श्रमिक थे, छोटे किसान थे और बड़े जमींदारों, जिनको वेल्लार कहा जाता था, इनके बीच भी मतभेद बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि जब बड़े पैमाने पर उपज यानी कृषि उत्पादन हो रहे थे, तो जो बड़े बड़े जमींदार थे और उनसे बड़े जो सामंत थे, सामंत से आगे जो राजा होते थे, वे इन्हीं उपजों पर अधिक से अधिक कर लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे। टैक्स की वसूली के लिए
कड़ी कड़ी नीतियों का पालन कर रहे थे, बड़े बड़े क्या कहते हैं नए नए नियम लगा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूली करना चाह रहे थे। इसकी वजह से किसानों में, जो कि छोटे छोटे किसान थे, और जमींदारों में हमेशा टकराव हो रहा था। इसी समय गहपति यानी पाली भाषा में यह शब्द छोटे किसानों और जमींदारों के लिए प्रयुक्त होता था, जो घर का मुखिया होता था। ठीक, तो गहपति एक शब्द आता है एनसीईआरटी में। तो गहपति पाली भाषा में एक शब्द है, इसका अर्थ होता है छोटा किसान या फिर कोई छोटा जमींदार हो जो अपने घर का मुखिया होता था। ठीक, घर के मुखिया को गहपति कहा जाता था। इसी समय हम सातवाहन काल में देखते हैं भूमिदान की प्रथा। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, जो प्रायः ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो भूमिदान का उल्लेख है, आप लोग कमेंट में बताइएगा किस शासक के समय हुआ था, और ब्राह्मणों को भूमि जो दान दी गई सबसे पहली बार किस शासक के समय और किस व्यक्ति ने दिया था, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी समय एक और शब्द हम लोगों को देखने को मिलता है, अग्रहार। अग्रहार क्या होता है? यह ब्राह्मणों को दान दिया जाने वाला भूभाग था जिनसे भूमि कर वसूला नहीं जाता था। ठीक, यानी भूमि का वह टुकड़ा जिसको ब्राह्मणों को दान दे दिया गया, परंतु इस टुकड़े पे यानी इस भूमि पर जो उत्पादन होगा उससे किसी भी प्रकार का कोई राजस्व ब्राह्मण को नहीं देना होगा। ठीक, यानी ब्राह्मण जो भी उत्पादन करेगा या फिर किसी किसान से करवाएगा, तो वह ब्राह्मण किसी भी अन्य अपने से बड़े जमींदार या फिर शासक को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं देगा। ऐसी भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ठीक, आगे देखते हैं नगर, व्यापार और सिक्के। अब जब मैंने बताया कि नवीन नगरों का उदय हो रहा था, नवीन राजधानियां बन रही थी, प्रांत बन रहे थे, तो उसी में आप देखोगे अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां या प्रमुख संचार मार्गों पर स्थित थे। मथुरा जैसे शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। ठीक, मथुरा जो है यद्यपि कि किसी प्रांत की राजधानी तो नहीं थी, परंतु वह एक सांस्कृतिक और व्यापारिक, ठीक, क्योंकि यह व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, तो व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का एक केंद्र माना जाता था। पूरा स्थलों से उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, जिसको NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक, यानी उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र जैसे उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन, आभूषण और उपकरण मिले हैं। ठीक, तो यह भी प्रश्न यहाँ से बनता है कि NBPW जो है किस समय का पात्र है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यह किस समय का पात्र है। अब इसी के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में या फिर व्यावसायिक गतिविधियों में जो लोग लगे हैं, जो व्यापारी लगे हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां भी बनती चली गई। ठीक, समूह बनते चले गए। ठीक, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ठीक, जो उत्पादक थे यानी किसान, बड़े किसान, और साथ ही साथ व्यापारियों का जो समूह होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। ये संभवतः कच्चे माल को खरीदकर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेचते थे। जो श्रेणियां होती थी यह कच्चा माल खरीदती थी, फिर उसको विभिन्न प्रकार के नवीन उत्पादों में उसको परिवर्तित करके फिर बाजार में उसको बेचती थी। इसी समय हम लोग विदेशी व्यापार को भी देखते हैं, जिसमें उपमहाद्वीप का मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ साथ चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापारिक संबंध था। यानी भारत के आसपास के जितने भी नए देश थे उनसे भारत का व्यापार होता था, जिनमें चीन, मध्य एशिया, इराक, ईरान, रोमन साम्राज्य, फिर इधर चले आइए पूर्वी एशिया में, तो हर जगह पर भारत का जो है व्यापार विभिन्न देशों से होता था। इस समय के अगर सिक्कों की बात करेंगे तो आहत सिक्के चांदी और तांबे के सबसे पहले ढाले गए। यानी चांदी और तांबे के ऐसे सिक्के जो पंचमार्क विधि से बनाए गए थे, यानी उस पर उन सिक्कों को बनाने के बाद उस पर डिजाइन बनाया गया था। ठीक, आहत सिक्के चांदी और तांबे के थे जो कि सबसे पहले ढाले गए। फिर हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले शासकों की प्रतिमा वाले और नाम के साथ सिक्के जारी किए।
ठीक। जो हिंद यूनानी शासक हैं उन्होंने सबसे पहले शासकों की सिक्कों पर शासकों की प्रतिमाओं का अंकन किया, साथ ही साथ उन शासकों का नाम भी उस पर अंकित करवाया। कुषाणों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के जारी किए। सबसे भव्य स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, ठीक। तो जो सबसे अच्छे स्वर्ण सिक्के माने गए वह गुप्त शासकों के थे और कुषाणों ने बड़े पैमाने पर पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्कों को जारी किया था। आगे देखते हैं। अभिलेख साक्ष्य की सीमा, यानी जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उनसे जो जानकारी हमें मिलती है वह कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसकी भी अपनी एक सीमा होती है। यानी जो अभिलेखों में लिखे गए हैं जरूरी नहीं है कि 100% वही सही है। कई बार अभिलेखों में, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति है, तो कई बार अभिलेखों में राजाओं के गुणगान लिखे गए हैं, ठीक। उसमें आप लोगों को दिखेगा कि राजा ने जो लिख दिया है यानी उसका समय काल स्वर्ण काल है, परंतु जब हम इन्हीं अभिलेखों को उस समय के विभिन्न दूसरे साक्ष्यों से मिलान करते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह अभिलेख जो है, जो इसमें बातें कही गई हैं सही नहीं है, बल्कि यह राजा की दृष्टि से लिखा गया है, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं कि अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल है, अभिलेखों का नष्ट हो जाना या अक्षरों का लुप्त हो जाना। तो कई ऐसे अभिलेख हमें मिलते हैं जिसमें या तो अक्षर लुप्त हो गए हैं या फिर मिट गए हैं या फिर वे बहुत हल्के तरीके से खुदाई करके लिखे गए थे, जो वर्तमान समय में पढ़े नहीं जा पा रहे हैं ना, ठीक। तो इसकी वजह से भी हमें अभिलेखों का पूर्ण रूप से हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अर्थ की अनिश्चितता, शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझना हमेशा सरल नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक। तो उसमें जो लिखा गया है वह तत्कालीन समय की बात लिखी गई है। उस समय किसी शब्द के अलग अर्थ होते होंगे, वर्तमान समय में उसके अर्थ अलग होते होंगे। तो इससे भी हम इतिहास को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते। फिर वही बात है कि जो बातें लिखी गई हैं वह तत्कालीन समय, उस समय की बातों के हिसाब से होंगी, वर्तमान समय में उसका 100% सही होना आवश्यक नहीं है। अधूरा चित्र, यानी जो अभिलेख उपलब्ध हैं वे संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। अनेक अभिलेख समय के साथ सुरक्षित नहीं बचे हैं। यानी जो अभिलेख हमें मिले हैं, हो सकता है कि ऐसे कोई और अभिलेख मिलता जिससे हम दोनों को साथ में पढ़ करके उसका एक विस्तृत अर्थ निकाल सकते थे, परंतु वह अभिलेख आज बचे नहीं हैं। जैसे कोई पुस्तक हो, उसके कुछ पन्ने हम लोगों के पास हों और खो गए हों, परंतु यदि हम लोग उसी कुछ पेज को ही पूरा सही इतिहास मान के चलें, तब तो इतिहास की व्याख्या ही गलत हो जाएगी, ठीक। तो उसी प्रकार से अभिलेखों के विषय में भी बात लागू होती है। अभिलेख उन्हीं के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें खेती की दैनिक प्रक्रियाओं और आम लोगों के सुख दुख का उल्लेख नहीं मिलता है। वही बात जो मैंने बताया था कि शासकों के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए हैं, तो उसमें शासकों के विषय में तो मिलेगा, परंतु आम लोग जो हैं, जनता क्या है, किसान क्या सोच रहे हैं, मजदूर क्या सोच रहे हैं उस समय के विषय में, राजा के विषय में, सामाजिक स्थिति क्या है, समाज में मजदूरों की या किसानों की स्थिति क्या है, वर्ग भेद है कि नहीं है, समाज में समानता है कि नहीं, स्त्रियों की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, इन सब बातों का अभिलेखों में हमें पूरी तरीके से साक्ष्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं जो शासन के सर्वोच्च पद पर है, तो वह अपनी ही बातों को लिखेगा। निष्कर्ष क्या निकलता है कि केवल अभिलेख शास्त्र से राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। इतिहासकारों को अन्य स्रोतों के साथ इनका समालोचनात्मक विश्लेषण भी करना पड़ता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे इस टॉपिक से, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो यह अभिलेख और इनकी सीमा है, साक्ष्य इनकी सीमा है, तो इससे यह पता चलता है कि सिर्फ एक अभिलेख पढ़ करके किसी भी राज्य या राजा या फिर किसी वंश की वंशावलियों के विषय में जो उसमें लिखा गया है,
स्पष्ट नहीं माना जा सकता है कि वह सही है, बल्कि इतिहासकारों को चाहिए कि वह तत्कालीन समय के उपलब्ध अन्य साक्ष्यों का भी उससे तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, फिर इतिहास की व्याख्या करें। तो चलिए आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकालने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? ए. अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, DC सरकार, डी. जॉन मार्शल। तो जेम्स प्रिंसेप ही थे जिन्होंने पहली बार क्या किया था? अशोक के अभिलेखों का ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों में अध्ययन किया था और सही से उसके अर्थ निकाले थे। यद्यपि कि उनका जो शासक है, एक मिनट, उन्होंने जो शासक से मिलान किया था वह श्रीलंका का प्रियदर्शी राजा था, न कि भारत के सम्राट अशोक थे। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था? ठीक, कौन सा एक नहीं था, इसको ध्यान में रखिएगा। उपजाऊ कृषि क्षेत्र यह था, एक शक्तिशाली नौसेना, लौह खदानें की आसान उपलब्धता, सेना में हाथियों की उपलब्धता। देखिए, शक्तिशाली नौसेना तो वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। ठीक, शक्तिशाली नौसेना नहीं थी, बल्कि और जो ऑप्शन है वह सब वहाँ पर एक अनुकूल दशा थी मगध साम्राज्य के उदय के लिए। आगे देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व संग्रह करना, साम्राज्य में न्याय व्यवस्था देखना, धम्म के संदेशों का प्रचार करना, प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति करना। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, यानी धम्म के प्रचार को लेकर के विभिन्न प्रांतों में जाकर अशोक के धम्म के संदेश को प्रचारित करना। ठीक, चौथा प्रश्न है, देवपुत्र, देवता का पुत्र की उपाधि जो संभवतः चीनी शासकों से प्रेरित थी, किन शासकों द्वारा अपनाई गई थी? ए. मौर्य शासक, सातवाहन, गुप्त, कुषाण। तो जो देवपुत्र की उपाधि है वह कुषाण शासकों द्वारा, ठीक, कुषाण शासकों द्वारा अपनाई गई थी। ठीक, किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना हरिसेन ने किस गुप्त सम्राट की प्रशंसा में किया था? तो सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त। छठवां प्रश्न है, पाली भाषा के ग्रंथों में गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए. ग्राम प्रधान, बी. भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सी. छोटे किसान और जमींदार, डी. नगर में रहने वाले शिल्पकार। तो छोटे किसान और जमींदार को गहपति कहा जाता था, साथ ही साथ परिवार के मुखिया को भी गहपति कहा जाता था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में श्रेणी क्या थी? तो उत्पादकों और व्यापारियों का संघ जो होता था उसको श्रेणी कहा जाता था, यानी यह लोग किसानों से या फिर अन्य उत्पादक समूहों से क्या करते थे? कच्चे माल को लेकर के उसको नए माल में उत्पादित करके फिर बाजार में बेचते थे। ठीक, तो उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। उपमहाद्वीप में शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक कौन थे? ए. मौर्य, बी. हिंद यूनानी, सी. कुषाण, डी. गुप्त। यानी जो सिक्के होते थे उसमें शासकों की प्रतिमा, साथ ही साथ जिस शासक ने उसको जारी किया है उसका नाम उस पर अंकित करवाया गया था। तो कौन से लोग थे जिन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए? ठीक, तो जो हिंद यूनानी शासक थे उन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए। आगे देखते हैं। अग्रहार भूमिदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? यह केवल सैन्य प्रमुखों को दिया जाता था, यह गलत है। यह व्यापारियों को बाजार स्थापित करने के लिए दिया जाता था, यह भी गलत है। यह ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूभाग था, यही सही है। ठीक, यह गांव की भूमि थी जिस पर सीधे राजा का नियंत्रण था, तो यह गलत है। ठीक, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 10वां प्रश्न है, मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्यकालीन सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया गया है? ठीक, तो ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति थी, उसके अंतर्गत 5 उपसमितियां थी। ठीक, कितनी? 5 उपसमितियां थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मौर्य साम्राज्य केवल अपने विशाल भूभाग के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी अभूतपूर्व थी। अशोक के अभिलेखों, मेगास्थनीज के विवरण और अर्थशास्त्र जैसे स्रोतों के आधार पर मौर्यकालीन प्रशासनिक विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको लिखिएगा। ठीक, जरूर इसको लिखिएगा और इसको लिख करके आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भेज सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। एक निवेदन है आप सभी से कि क्लास को ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं आप, तथा कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, तो इस निवेदन को ज़रूर आप लोगों को करिएगा ताकि जो वीडियोज़ हैं अन्य लोगों के पास भी पहुँचे, उन लोगों को भी बेनिफिट हो और हमें भी इसका फ़ायदा मिले। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।